जी, तो अब टॉपिक पढ़ना है हमने हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था। हमने देखा था कि मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करते हैं बाय डिस्पर्सिंग देयर चार्ज, यानी कि जो चार्ज उनके ऊपर होता है अगर वो सारे एटम्स के ऊपर और ख़ास तौर पे रेजोनेंस को इस्तेमाल करते हुए डिस्पर्स करते हैं तो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक एटम के ऊपर चार्ज रहेगा तो स्टेबिलिटी कम, अगर 4, 5, 10 एटम्स के ऊपर वही चार्ज आ जाए तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसी तरह चार्ज को डिस्पर्स करने का एक और फिनोमेना है जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। मान लेते हैं आपके पास कार्बन और उसके साथ एक हाइड्रोजन और साथ में CH2 प्लस चार्ज है, ठीक है। और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर इसकी ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग बनाएं तो कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, उसके बाद ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, हाथ में C, साथ में हाइड्रोजन और उसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल मौजूद है जिसकी वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दिया। अब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन हो सकती है, यानी कि जैसे मेरे हाथ में बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड अगर ये है तो ये इस तरह रोटेट कर सकता है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है। पैरेलल p ऑर्बिटल को अगर ये ब्लू मार्कर माने हम लोग, ये ऐसे पड़ी हुई है तो ये जो कार्बन है इसके अलॉन्ग रोटेशन होगी ही होगी। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इट विल बी रोटेटिंग लाइक दिस। तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो हाइड्रोजन है इसका जो ऑर्बिटल है ये इस p ऑर्बिटल के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, लाइक ऐसे घूम रहा है ये। और ये बिल्कुल जब पैरेलल आएगा तो जो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं इसके साथ ओवरलैप कर लेते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसके इसमें भी जाना स्टार्ट कर देते हैं। दोबारा देख लें कि ये एक p ऑर्बिटल है, ऐसे ये पैरेलल p ऑर्बिटल, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब ये ऐसे घूम रहा होगा एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये सिग्मा ऑर्बिटल है इस पैरेलल p के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन शेयर होना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हो जाती है जिसकी वजह से इस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गए हैं, तो जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अगर इसको मज़ीद एलेबोरेट करें, मान लेते हैं आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद CH2 प्लस है, ठीक है। क्या होता है कि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा डेंसिटी अगर इधर ओवरलैप करे तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, H प्लस आ जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजन टूट चुका है क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अब इस ऑर्बिटल में जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब ओवरलैप कर लिए, बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर जनरेट हो गया, तो ये हाइड्रोजन लूजली बाउंड है, ठीक है। ये ऐसा हाइड्रोजन नहीं है कि कहीं पे मूव कर जाता है, बल्कि ये इसी जगह रहता है। जो ही ये ऑर्बिटल पैरेलल p इस तरह आएगी, ओवरलैपिंग होगा आपके पास, तो ये वाली सिचुएशन बनेगी। फिर ये रोटेट होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर इसमें चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट बॉन्ड आएगा, फिर इसी तरह आएगा 3 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसी तरह ही जब ये इस तरह आते जाएंगे इसके पैरेलल तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें से एक ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मान लें ये वाला हाइड्रोजन ये बनाने में ऐसा है लेकिन ये क्या है, sp3 है, तो इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल से क्या मुराद है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल हर एक का यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होगा और ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। बनाने में ऐसा है लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस पे, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि प्लस चार्ज की ये पास है ये दूर है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है। जितना फासला प्लस चार्ज का इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ होगा और इसका भी इसके साथ होगा। अब एक हाइड्रोजन जिसको हमने ये किया है स्ट्रक्चर बना के,
अब दूसरा हाइड्रोजन क्या हो सकता है, H+ हो जाए, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ा रहे, ये हाइड्रोजन जुड़ा रहे, डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है, ठीक है। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जब होगा तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, उसके बाद प्लस चार्ज और उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 आ चुका है, ठीक है। मतलब बारी बारी हमने हर एक हाइड्रोजन को अलहदा किया और यहाँ पे ओवरलैप करवाया, ठीक है, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को। अब अगर इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलाएं हम लोग तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लूजली हेल्ड हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जा रहे हैं, तीनों के हर एक पे क्या चार्ज आ जाए, प्लस प्लस और प्लस, इसका मतलब है इस पे डेल्टा प्लस और इस पे भी डेल्टा प्लस। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है हर एक में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड करैक्टर जनरेट हो रहा है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस रख देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड, इसको क्या बोलेंगे, HC हाइब्रिड। अब आप इस स्ट्रक्चर में देखें, एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और इस एक जगह था तो अनस्टेबल था, एक प्लस चार्ज को इसने 4 का खिला दिया है, इसका मतलब स्टेबिलिटी इस स्ट्रक्चर की ज़्यादा है। तो ये मॉलिक्यूल इस तरह का काम करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाता ही बढ़ाता है। इस फिनोमेना को बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। कंडीशन क्या है आपके पास कि प्लस चार्ज के साथ आपके पास एक sp3 कार्बन होना चाहिए और उसके ऊपर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये जो हाइड्रोजन है 3 जो कि यहाँ पे जिन्होंने अपना बॉन्ड तोड़ा है और ये अपने आप को अलहदा कर चुके हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स। तो क्या बोला जाता है, हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, मतलब ऐसे हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, ठीक है। या इनको साथ में बोला जाता है अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ये तो एक प्लस चार्ज का केस ले लिया। अगर इसको मज़ीद डिस्कस करें, मान लेते हैं आपके पास ये अगर 1 था, सेकंड क्या होगा आपके पास, मान ले इस तरह का सिस्टम ले लेते हैं, HCH और उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अगर इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं हम लोग तो किस तरह होगी, कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये वाला एक हाइड्रोजन टेट्राहेड्रली, ये वाला कार्बन क्योंकि ये क्या है sp3 है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इन 2 कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ये इस तरह शो कर दिया, ठीक है। अब ये वाला हमारा कॉन्जुगेशन के लिए सिस्टम है और यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन हो सकती है। तो जब ये सिस्टम, क्योंकि ये पैरेलल p ऑर्बिटल, ये सिस्टम ऐसे घूम रहा होगा, तो जब ये सामने आएगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ क्या करेंगे, ओवरलैप बनाना स्टार्ट करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा के इस ऑर्बिटल के अंदर कंसंट्रेट कर देंगे, ठीक है। मतलब कहने का कि यहाँ पे अगर इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स ड्रा करें, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन जाता है, टूटता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हों तो ये कहाँ पे होंगे, ये इसके ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है ना। ये किसके ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, इसके ऊपर। तो क्या बनेगा, HCH+, उसके बाद डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन नीचे वाला इसी तरह ही, उसके बाद CH, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव बन जाएगा ये, ठीक होगी बात। अगर और स्ट्रक्चर ड्रा करें, अगर ये वाला जाए तो क्या होगा, H+, उसके बाद
कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, अब अगर ये वाला जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये जो गया है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक होगी बात। अब अगर ये इन सब स्ट्रक्चर को मिलाएं हम लोग तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन हाइड्रोजन 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 प्लस प्लस प्लस, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और ओरिजिनल के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद ये इस तरह हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है और यहाँ से डबल बॉन्ड करैक्टर टूट रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड। देखें चार्ज का डिस्पर्सल हो गया है 3 हाइड्रोजन्स के ऊपर, और यहाँ पे डेल्टा चार्ज बन चुका है, मतलब माइनस का मैग्नीट्यूड कम हुआ है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब अगर इस स्ट्रक्चर के पूछा जाए कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, तो कितने होंगे, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक है, इसके कितने होंगे, इसके भी 3 हैं, 1 2 3, तो इसके भी अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है बात। बस आपका काम क्या है कि sp2 कार्बन के पास, sp2 कार्बन के पास जो साथ में क्या होता है sp3 कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन गिन लें आप, उसके ऊपर हाइड्रोजन गिन लें तो वो आपके पास नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, एक फ्री रेडिकल वाला केस है हमारे पास। मान लिया आपके पास हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। मैंने बताया हुआ है कैटायन और फ्री रेडिकल क्या होते हैं, sp2 होते हैं, और ये वाली कार्बन कौन सी है, sp3। ठीक है, अगर इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स ड्रा करें तो कैसे होंगे, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इसको सबसे पहले अलग कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे अलग करेंगे, ये वाला रेडिकल अगर इधर आए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक टूट के इधर आए और एक इसके ऊपर आए, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये क्या होगा, रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर CH2 बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इससे क्या ड्रा करेंगे, H डॉट, उसके बाद CH साथ में H डबल बॉन्ड CH2, और डॉट था इसने डबल बॉन्ड बना दिया, उसके बाद इसी तरह HCH, उसके बाद रेडिकल डबल बॉन्ड CH2 आ चुका है। ठीक है कि बात। अब तीनों को जब हम लोग एक ही जगह लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या आ रहा है, रेडिकल, इस पे भी क्या आ रहा है, रेडिकल, और इसके भी क्या आ रहा है, रेडिकल, पार्शियल रेडिकल पार्शियल रेडिकल पार्शियल रेडिकल, और इंटरेक्शन क्या है, वीक इंटरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, और ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, इसका HC हाइब्रिड। ठीक है, पार्शियल रेडिकल का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्शली इनके ऊपर मौजूद है, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन आधा हो चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन कोई टाइम इधर भी बिताता है, इधर भी इधर भी इधर भी। अच्छा, अब अगर ये हमारा थर्ड केस था, अगर देखा जाए कार्ब एनाइन के अंदर, ठीक है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बो एनाइंस, HC और H, उसके बाद CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, sp3, ये क्या है आपके पास, sp3, ये भी क्या है, sp3, ये तो क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, क्योंकि sp2 के पास एक खाली ऑर्बिटल इस तरह की मौजूद रहती है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो खाली कोई ऑर्बिटल मौजूद नहीं होगा। तो इसकी अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो कैसे होगी, कार्बन हाइड्रोजन
यहाँ पे हाइड्रोजन, ये टेट्राहेड्रली हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसके अंदर क्या है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी मौजूद है। जब पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है जो कि पैरेलल पी ऑर्बिटल है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे नहीं जा सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है। ये क्या है, ऑलरेडी फिल्ड। जब ऑलरेडी फिल्ड है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकेगी। इसका मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोनाइंस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयर ऑर्बिटल इज़ ऑलरेडी फिल्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायंस, मान लें आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है CH और CH2 प्लस, ठीक है। अगर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो तो कैसे होगी, ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, पहला निकले हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसके बाद दूसरा निकले ये वाला हाइड्रोजन प्लस, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2, और अगर तीसरा निकले नीचे वाला तो क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H प्लस रहेगा, ठीक है। मतलब ये तीनों हाइड्रोजन्स निकल चुके हैं। और अगर इसका हाइब्रिड बनाया जाएगा तो कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन 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 कार्बन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन। ये वाले लूजली बाउंड है, ये वाले लूजली बाउंड है, ये वाला भी डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायंस में इस तरह होती है। कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, खुद sp2 मतलब वेकेंट ऑर्बिटल रखते हैं। इसके साथ जो कार्बन होनी चाहिए ये क्या है, sp3 कार्बन, ठीक है। जितने इसके ऊपर हाइड्रोजन लगे होंगे उनको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, 3, ठीक है। अब मोर द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है। जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखें अब 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन थे तो इसने पॉजिटिव चार्ज 3 हाइड्रोजन पे फैला दिया। अगर ये 6 होते तो 6 पे फैला देते, अगर ये 9 होते तो 9 पे फैला देता। मतलब चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। अब ये चार्ज 3 हाइड्रोजन पे डिस्पर्स है तो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 कार्बन CH3 और साथ में प्लस चार्ज CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस चार्ज, उसके बाद CH3 CH प्लस चार्ज और साथ में CH3 प्लस। अब इन सब में से डिसाइड करना है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो क्या करेंगे, देखें प्लस चार्ज है, ये वाला कार्बन अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा कार्बन है तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 9। इसके पास कितने अल्फ़ा 6, इसके पास कितने 3 और इसके पास कितने 0, ठीक है। इन हाइड्रोजन को अल्फ़ा नहीं बोल देना क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन से अटैच नहीं है, क्योंकि प्लस चार्ज के साथ वाली कार्बन वो क्या होती है, अल्फ़ा कार्बन। इस वाले काउंट करेंगे तो आप देखें मोर द नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो इसके पास 9 है, इसके पास 6, इसके पास 3, इसके पास 0, तो 9 वाला ज़्यादा स्टेबल, फिर ये और फिर ये। इसको बोल सकते हैं टर्शरी, इसको क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी, इसको क्या बोलेंगे प्राइमरी, और इसको मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। मतलब जैसे इंडक्टिव के से हमारे पास ऑर्डर आया था 3, 2, 1 कार्बोकैटायन के केस में, इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्या आता है 3, 2, 1। एक और अगर एग्जांपल लें, प्लस चार्ज
यहाँ पे प्लस चार्ज और एक यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब इनमें से कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो ये CH2 प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन तो यही है। इसके अल्फ़ा कार्बन कौन कौन से, ये और ये वाला, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके कितने हैं, 3। इसके अल्फ़ा कितने हैं, 1। इसके कितने हैं, 3। और इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके कितने हैं, 7। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके कम स्टेबल, और ये कम स्टेबल, ठीक है। यानी कि हायर द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन हायर विल बी दी स्टेबिलिटी। इसी तरीके से हमारे पास अगर आ जाए CH3 और साथ में ये भी CH3 प्लस चार्ज, उसके बाद CH3 CD3 CH3 CD3 और यहाँ पे भी CD3, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज रख लें और इसके ऊपर भी प्लस चार्ज रख लें। उसके बाद CD3 कार्बन CD3 प्लस चार्ज, ठीक है। इसमें सारे मिथाइल ग्रुप हैं, मतलब सारे हाइड्रोजन्स हैं। इसमें एक ग्रुप के साथ ड्यूटेरियम लगाया है, इसमें 2 को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया है, इसको सबको ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया है, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, ये वाले हाइड्रोजन्स लूजली हेल्ड होने चाहिए। ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब कि मजबूती से बंधे हुए नहीं होते। ड्यूटेरियम थोड़ा भारी होता है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट इसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो आसानी से बांड टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसके ड्यूटेरियम के केस में वैसा नहीं होता। इसका मतलब ड्यूटेरियम मुश्किल से टूटता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट ऑफ ड्यूटेरियम इज़ लेस देन हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट ऑफ ड्यूटेरियम इज़ लेस देन हाइड्रोजन। लेकिन इंडक्टिव क्या होता है, ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का कम। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पुश करना, ड्यूटेरियम क्योंकि ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहा होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन ओवरलैपिंग एक्सटेंट कम होता है और इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ड्यूटेरियम का कम, हाइड्रोजन का ज़्यादा, लेकिन इंडक्टिव किसका ज़्यादा होता है, वो होता है हाइड्रोजन का कम और ड्यूटेरियम का ज़्यादा। ठीक है बात, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो इसके ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अब इसके पास कितने हैं, अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन, तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके पास। इसके पास कितने हैं, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। इसके पास कितने हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके पास 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल, फिर कम स्टेबल कम स्टेबल कम स्टेबल। लेकिन यही अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगाते तो आर्डर क्या आना था हमारे पास, कुछ इस तरह से आना था। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल निकलता, ये सबसे कम स्टेबल निकलता, और देखा भी था हमने इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से ही हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एक और बात याद रख लें, स्टेबिलिटी फैक्टर्स, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एरोमेटिक सिस्टम्स आर मोर स्टेबल देन रेजोनेंस। ठीक है, या रेजोनेटिंग इफेक्ट इजोमेरिक। ठीक है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और उसके बाद इंडक्टिव। और यही आर्डर है इनको सॉल्व करने का। मतलब अगर कहीं पे कोई चीज़ इंडक्टिव भी ऑपरेट हो रही है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑपरेट हो रही है किसी चीज़ में,
तो इंडक्टिव को छोड़ के हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट से उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट कंट्राडिक्ट करे तो आंसर मीजोमेरिक से देंगे। अगर मीजोमेरिक और एरोमेटिक सिस्टम कंट्राडिक्ट कर रहे हैं तो एरोमेटिक सिस्टम से आंसर उसका देंगे। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम हाईली स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के ऊपर या हर एक एटम के ऊपर डिस्पर्स होते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होते हैं एक ग्रुप से पूरी चेन के ऊपर थ्रू रेजोनेंस, या पूरी चेन से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं थ्रू रेजोनेंस, मतलब इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर ओवरलैपिंग होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट उठ के जाते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, इंडक्टिव में क्या होता है, रहते शेयर्ड रीजन के अंदर ही हैं लेकिन पुल ज़रूर होते हैं वो। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल को अपने को नहीं छोड़ते। तो ये सबसे वीक, ये उससे स्ट्रॉन्गर, ये उससे स्ट्रॉन्गर और सबसे स्ट्रॉन्गर यही है। ठीक है, और जनरली क्या निकलता है हमारे पास ऑर्डर 3 to 1। कार्बोकेटाइन के केस में इंडक्टिव से भी 3 to 1 आता है, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, और इंडक्टिव से भी क्या आता है 3 to 1 ही। स्टेबिलिटी हम लोगों ने कंपेयर करनी है कार्बोकेटाइंस की ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ये वाला कार्बन प्लस चार्ज रखता है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन 1 2 3 बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन होगा। इसके पास कितने हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसके पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, प्लस चार्ज, इसके पास ये हाइड्रोजन 2 3 1 2 3 3 और 3 6 1 7, इसके पास 7, इसके पास कितने हैं 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि यही अल्फ़ा कार्बन है तो कैसे लिखेंगे 7 और इसके पास 1, ये वाला पहले वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके प्लस चार्ज के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसका मतलब इसके अंदर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने 1 2 3 4, तो 4 वाला ज़्यादा स्टेबल एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। उसके बाद प्लस चार्ज, ये इसके साथ अटैच अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, तो कितने हैं 9 अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन है इसके पास। प्लस चार्ज, इसके साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, उस पे हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं, इसका 0, तो स्टेबल ये वाला। ठीक है ना, बस एक ही चीज़ याद रखनी है, प्लस का चार्ज के साथ वाला कार्बन और उसके ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास 9 है, इसके पास 0, तो पहले वाला ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद देखें प्लस चार्ज के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन नहीं है बल्कि ये मिथाइल है, तो इसके पास 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके पास देखें प्लस चार्ज के साथ कार्बन अल्फ़ा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है बल्कि ये ड्यूट्रोमिथाइल हैं, इसका मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो 0, तो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल। ठीक, उसके बाद प्लस चार्ज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसके पास कितने 7, इसके पास कितने 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस पर कितने 5, तो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद ये वाला कार्बन 1 हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला कार्बन इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, बात मतलब कोई भी स्टेबल नहीं होगा, या अगर स्टेबल होंगे तो दोनों ही होंगे। वैसे जो चार्ज स्पीशीज़ अनस्टेबल होती हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। मिथाइल, इसके पास तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला लेस स्टेबल। CH2, उसके साथ वाला कार्बन अल्फ़ा, उसके पास 3 हाइड्रोजन, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल। CH2 CH3 अल्फ़ा कार्बन, 3 हाइड्रोजन, तो इसके पास 3, इसके पास देखें प्लस चार्ज, इसके पास अल्फ़ा कार्बन और इधर भी अल्फ़ा कार्बन, 3 हाइड्रोजन 6, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। मोर द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स मोर विल बी दी स्टेबिलिटी, क्योंकि वही सारे क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, इनको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। जी, हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स। मान लें हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है HCH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक अल्कीन यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली, इसके पास भी sp2 और ये क्या है sp3। इसका मतलब है कि अल्कीन के पास अल्फ़ा कार्बन मौजूद है और 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं
तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेट्स कैसे आएंगे या हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर कैसे होंगे। एक हाइड्रोजन को रिलीज़ करें, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले इधर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट कैसे ड्रा होगा, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, और तीसरा इसके ऊपर प्लस चार्ज भी रख लें, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तीन इसके हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर बन जाएंगे क्योंकि तीन ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अगर इसका हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड बनाएंगे वो कैसे बनेगा, हाइड्रोजन 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 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका ये लूजली हेल्ड है, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ये होगा। ठीक है बात, इसका क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड। इसका मतलब है अल्कीन ने अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सिस्टम पे फैला दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे सिस्टम पे फैला दी है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH CH3, और एक और सिस्टम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं हमारे पास। अल्फ़ा हाइड्रोजन देखने हैं, डबल बॉन्ड, उसके पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होंगे, यानी कि ऐसा अल्फ़ा कार्बन नहीं है। ये डबल बॉन्ड, इसके साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन 3 हाइड्रोजन है तो इसके पास 3 होंगे। डबल बॉन्ड, इसके पास अल्फ़ा कार्बन ये 2 हैं, 3 और 3 6, तो अल्फ़ा 6 होंगे इसके पास। इसके पास 3 और 3 6 और 3 9, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 9, और इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, तो हमने देखा है कि मोर द नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं मोर द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, अल्कीन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा जितने ज़्यादा उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि वो अपना पाई बॉन्ड उतने हाइड्रोजन्स के ऊपर फैला सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग सिस्टम्स। ये एक सिस्टम है हमारे पास, ये वाला सिस्टम है, हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है। ठीक है, अब तीनों में से स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है तो ये वाला अल्कीन कंसीडर कर लेंगे। इसके साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इस अल्कीन के साथ वाला ये अल्फ़ा 1 2 3, ये भी अल्फ़ा है 1 2, तो 2 और 3 5 और 2 7, तो 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके पास देखेंगे, इसके ऊपर वाली साइड तो कुछ नहीं है, 1 अल्फ़ा कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 और 1 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा आ जाएगी, 7 वाले की, फिर 4 वाले की, फिर 3 वाले की आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बात, उसके बाद कुछ आपके पास इस तरह का सिस्टम है एक। ठीक है, उसके बाद चलें यहाँ पे हम लोग इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद
तरह ये और ये वाला सिस्टम, ठीक है। इन तीनों में स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है। डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन और एक 3, इसके पास कितने हैं 3। इसके बाद एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इसका मतलब इसके पास 2। इसके पास ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन 1 2, ठीक है। यह भी अल्फ़ा कार्बन 3 4, ये भी अल्फ़ा कार्बन 5 6 7, ये भी अल्फ़ा कार्बन 8 9 10, 6 और 4 10, ठीक है। तो 10 वाला ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद कम स्टेबल, उसके बाद कम स्टेबल। अगर नंबर दे लें 1 2 तो 3, सो 3 वाला ज़्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद 1 वाला, फिर 2 वाला। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन एंड आइसोब्यूटीन, ठीक है। 3 अल्कीन है हमारे पास, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन और आइसोब्यूटीन। अब इसके स्ट्रक्चर क्या है? ब्यूट 1 इन का, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन, 1 के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास CH2 और CH3। तो ये क्या होगा? ब्यूट 1 इन। ब्यूट 2 इन मतलब कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 मतलब 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? ब्यूट 2 इन। और आइसोब्यूटीन कैसा होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा आइसोब्यूटीन। ब्यूटीन, ठीक हो। अब अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन देखे जाएं तो इसके पास कितने हैं? ये डबल बॉन्ड, ठीक है। जब डबल बॉन्ड के पास अल्फ़ा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, तो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके बाद ये वाला क्या है? अल्कीन, अल्फ़ा कार्बन तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास कितने हो गए? डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करने के लिए कार्बन्स, तो इसके पास भी कितने? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है बात। ये तो सबसे कम स्टेबल, ये दोनों आपस में स्टेबल, हम लोग ऐसा हाइपर कंजुगेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन बट एक्सपेरिमेंट, आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल निकलता है ब्यूट 2 इन से, ऑल्दो दोनों के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन बराबर हैं। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा आता है? उसके लिए हमें हाइपर कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ेंगे। अगर ब्यूट 2 इन का ड्रा करें, अगर हम लोग ब्यूट 2 इन का ड्रा करें तो कैसे ड्रा करेंगे? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। एक के चले शो कर लेते हैं हम लोग। तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा आपके पास स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे H+, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव, साथ में CH3, ठीक है। इस तरह के 2 और बनेंगे। ये वाला हाइड्रोजन अगले में लूज़ हो जाएगा, उसके बाद ये हाइड्रोजन लूज़ हो जाएगा, 3 स्ट्रक्चर इसको मिला के बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इस कार्ब एनाइन को देखें, ये इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये सेकेंडरी है, ठीक है। ये क्या, कौन सा कार्बन आयन है? सेकेंडरी कार्बन आयन। अगर यही हम लोग आइसोब्यूटेन की बात करें, आइसोब्यूटीन की, तो हमारे पास वो क्या है? CH3, उसके बाद ठीक है कार्बन डबल बॉन्ड CH2। अगर इस CH3 को हम लोग ऐसे ड्रा करें, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके पास एक CH3 है, उसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड अगर इधर आए तो ये वाला टूट के इधर आएगा, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा?
हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन H+, उसके बाद डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। ठीक होगी बात, ये हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो कार्बेनाइन बना है ये वाला, ये एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये प्राइमरी है। ठीक है, यानी कि दोनों के हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रा करने से एक में सेकेंडरी कार्बेनाइन बन रहा है और एक में प्राइमरी कार्बेनाइन बन रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था कार्ब एनाइन जो होता है C नेगेटिव की जो स्टेबिलिटी होती है वो हमने देखी थी कि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है टर्शरी से, यानी कि कार्बोकेटाइन का उलट आता है। तो इसका मतलब है प्राइमरी वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाले लेस स्टेबल होंगे। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल आइसोब्यूटीन क्या निकलेगा फिर, मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू ब्यूट 2 आल्दो दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स क्या हैं, सेम है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स के अंदर एक के अंदर सेकेंडरी कार्बेनाइन बन रहा है और दूसरे के अंदर प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बेनाइन स्टेबल होता है आपके पास सेकेंडरी के मुकाबले में। अगर स्टेबिलिटी डिसाइड करनी हो अल्कीन्स की तो कैसे डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल लिखें हम लोग कंपेयर स्टेबिलिटी। ठीक है ना, अगर कुछ खुद से मॉलिक्यूल लिखें कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दूसरा लिखें CH3 डबल बॉन्ड CH और H, ज़्यादा कौन स्टेबल निकलेगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्कीन अल्फ़ा कार्बन 6 और इसके पास कितने 3, तो पहले वाला ज़्यादा स्टेबल निकलेगा। ठीक है, अगर मज़ीद एग्जांपल देखें CD3C डबल बॉन्ड CD3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा लें और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा लें, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल निकलेगा, क्योंकि हमें पता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ड्यूटेरियम इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर देंगे। ठीक है, कहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अगर कंट्राडिक्ट करें तो हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब एक डबल बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन गैस निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में या प्लाटिनम या प्लाडियम की मौजूदगी में हीट करते हैं, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाता है, तो इस तरह का एक सिस्टम बन जाता है हमारे पास, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C हाइड्रोजन और ये, और इसके नतीजे में हीट निकलती है डेल्टा H। वो कितनी निकलती है, मान लेते हैं -X किलो कैलोरी या किलो जूल पर मोल निकलती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और उसको यही काम करें तो वो क्या होगा, पहले एक बार ये वाला सिस्टम बन जाएगा हाइड्रोजनेट होके, फिर आगे ये वाला हो जाएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड डबल में, डबल बॉन्ड सिंगल में। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये सिस्टम, और डेल्टा H कितना होगा, -Y निकलेगा। मतलब कहने से ये कुछ और अमाउंट होगी और ये कुछ और अमाउंट होगी, कितनी निकलेगी ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ ना कुछ हीट निकलती ही निकलती है। तो ये देखा गया है कि डेल्टा H इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज़्यादा निकलेगी जितनी कम स्टेबल अल्कीन होगी। मान लें कि अल्कीन है वो स्टेबल है तो उसकी हीट क्या होगी, कम निकलेगी। एक ऐसी अल्कीन है जो अनस्टेबल है, उसकी हीट ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, अनस्टेबल के पास क्योंकि एनर्जी होती है वो एनर्जी निकल जाती है, लेकिन जो चीज़ें स्टेबल होती हैं उनके पास कम एनर्जी होती है, तो जब उनको हाइड्रोजनेट किया जाएगा तो कम अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे डिसाइड करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट से। मतलब कि अगर अल्कीन्स दी हों हमारे पास तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लगाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लगा के हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। स्टेबिलिटी का उल्टा क्या बता देंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH3
सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C और उसके बाद CH3 और CH3। ठीक होगी बात। अब ये अल्कीन है, वो कहते हैं कि डेल्टा H बताएं किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो कैसे डिसाइड करेंगे, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लगा के अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। इसके अंदर कितने 0, इसके अंदर कितने 3, इसके अंदर 6, इसके अंदर 9 और इसके अंदर 12। मतलब कि स्टेबिलिटी अगर देखेंगे, स्टेबिलिटी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, 12 वाले की। मतलब स्टेबिलिटी का आर्डर क्या आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा। ठीक होगी बात। स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको 1 नंबर दे लें, इसको 2 दें, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, अगर स्टेबिलिटी का आर्डर लिखें तो क्या आएगा, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। उसके बाद डेल्टा H का आर्डर क्या होगा, इसको उल्टा देंगे, मतलब फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर 5। मतलब आप इसको हाइड्रोजनेट करें और इसको हाइड्रोजनेट करें, ज़्यादा हीट किस में निकलेगी, इसमें निकलेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल। ठीक होगी बात। जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होगी उतनी हीट ज़्यादा निकलेगी, जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी कम हीट निकलेगी। ठीक होगी बात। हम इसको अगर लिंक करें तो कैसे लिंक कर सकते हैं, विल बी इक्वल टू अनस्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक होगी बात। मतलब जितनी ज़्यादा अल्कीन अनस्टेबल होगी, ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1/, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। मतलब जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी कम क्या हो जाएगी, डेल्टा H हो जाएगी। इसके पास 12 हैं तो सबसे कम हीट इसमें निकलेगी, इसके पास 0 है, सबसे ज़्यादा हीट इसके पास निकलेगी। ठीक है बात। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये पार्शल हो जाता है, इसके अंदर 12 हाइड्रोजन्स के ऊपर ये डिस्पर्स रहता है। इसका मतलब एक्चुअल डबल बॉन्ड नहीं है ये डबल बॉन्ड से थोड़ा सा कम है। मतलब डबल बॉन्ड वाला करैक्टर फुली इसके अंदर अपीयर्ड नहीं है, यानी कि इसको अगर तोड़ेंगे तो एनर्जी उतनी नहीं निकलेगी जितनी कि ये प्योर डबल बॉन्ड को तोड़ने से निकलेगी, क्योंकि इसका तो डबल बॉन्ड करैक्टर यहाँ पे पूरा है। जो हम लोग लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, डबल बॉन्ड करैक्टर कम होता जा रहा है क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि यही तो हमने पढ़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कि डबल बॉन्ड क्या होता है, सारे हाइड्रोजन्स के ऊपर फैल जाता है। इसके अंदर 12 हाइड्रोजन्स के ऊपर डबल बॉन्ड का इफ़ेक्ट है, मतलब कि ये पार्शल हो चुका है, ये एग्जैक्टली डबल नहीं है। तो इसको जब जलाएंगे तो हीट कम निकलेगी, इसको जलाएंगे तो हीट ज़्यादा निकलेगी। ठीक है बात। तो इसको आप नोट कर लें। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। हमें पता है कि फ्री रेडिकल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, मान लें ऐसा सिस्टम है आपके पास, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और CH2 डॉट फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी मौजूद होगा। अगर इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, उसके बाद C, उसके बाद ये एक वेकेंट ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं क्योंकि ये बॉन्ड है। तो जब ये पैरेलल p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और ये ऐसे घूम रहे हैं, तो कोई वक्त ऐसा भी आएगा ये जो सारे हाइड्रोजन हैं इनमें से एक एक करके ऐसे पैरेलल आते जाएं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से एक इधर आ जाए और एक ऐसे ओवरलैप कर लें और एक हाइड्रोजन के पास ही रह जाए। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इस तरह, ये एक इस तरह और एक हाइड्रोजन के पास ही रहे। तो कैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन H डॉट डबल बॉन्ड CH2 और H, एक ये स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे इसका, अब इसको रिलीज़ कर लेंगे, ये वाला तो कर लिया, इसको करेंगे हाइड्रोजन C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 और नेक्स्ट कैसे बनेगा, अब तीसरे वाला कर लेंगे, ये वाला। तो क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, उसके बाद
ये हाइड्रोजन इसी तरह ही डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर भी रेडिकल और इसके ऊपर भी रेडिकल और ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अगर सबको एक ही जगह मर्ज करें तो क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन 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 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH और H, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, डेल्टा डेल्टा डेल्टा। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर भी रेडिकल था तो डेल्टा रेडिकल, ये लूजली बाउंड, ये लूजली बाउंड और ये लूजली बाउंड, और यहाँ पे ये पार्शियल बॉन्ड जैसा कुछ बन जाएगा। इसको बोला जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड। ठीक है, अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें, मोर द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल की, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, आल्दो एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें CH3 CH3 रेडिकल, CH3 हाइड्रोजन रेडिकल, CH3 हाइड्रोजन रेडिकल और उसके बाद CH3 रेडिकल इटसेल्फ। ठीक है, तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, ये रेडिकल वाला, इसके पास अल्फ़ा कार्बन 3 3 6 और 3 9, इसके पास कितने होंगे 6, इसके पास कितने हो गए 3, इसके पास 0। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल, फिर कम, फिर ये कम, मतलब 3 फिर 2 फिर 1, मतलब टर्शरी ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल देख लें, अगर ऐसे ये रेडिकल और ये वाला रेडिकल, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, इसके साथ वाला कार्बन अल्फ़ा, एक हाइड्रोजन, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन, मतलब कि एक होगा इसके पास 1 2 3, इसके पास कितने होंगे 3, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा स्टेबल, कम स्टेबल और ये कम स्टेबल। ठीक है बात, उसके बाद ये वाला और इस वाले में कंपेयर करेंगे तो ये किसके ने है 3, यहाँ पे यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9, और इसके पास कितने हैं 1, तो 9 वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बात, लास्ट वाली एग्जांपल CH3 रेडिकल, CD3 रेडिकल। हमें पता है ड्यूटेरियम का हाइपर कॉन्जुगेशन कम, हाइड्रोजन का ज़्यादा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द होल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का भी वही ऑर्डर आता है जो कि कार्बोकेटाइन का आता है, बिकॉज कार्बोकेटाइन भी वेकेंट ऑर्बिटल रखते हैं, उनमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आप इसको नोट कर लें। अब हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं जो कि अल्कीन भी हैं, उसके बाद प्लस चार्ज भी रखते हैं और फ्री रेडिकल भी रखते हैं। अल्कीन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं, प्लस चार्ज भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और फ्री रेडिकल भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन जो कार्बन आयन हैं, नेगेटिव चार्ज रखने वाले कार्बन, वो sp3 होते हैं, उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होती, तो उनके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती। इसके अंदर हम लोगों ने देखने हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक है, काउंट करने हैं। हमने बोला हुआ है कि sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो sp3 कार्बन है उसके ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन्स हों 1 2 3 जितने भी होंगे, क्या बोल देंगे कि उतने अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन, यानी कि अल्फ़ा कार्बन के ऊपर मौजूद हाइड्रोजन्स को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब ये डबल बॉन्ड का सिस्टम है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कोई इसके पास sp3 नहीं है, तो इसका मतलब है इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये अल्कीन वाला सिस्टम है आपके पास, उसके साथ वाला कार्बन क्या है, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 3। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड सिस्टम है,
ये इसका अल्फ़ा कार्बन और ये भी कौन सा होगा, अल्फ़ा कार्बन। इसके पास 3 है और इस वाले के पास भी 3 है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। उसके बाद देखें ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, इसके बाद ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन और ये भी कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इसके ऊपर लगे हुए 3 हाइड्रोजन अल्फ़ा, 3 3 और 3, ये कितने हो जाएंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन 9 हो जाएंगे। अब ये वाला सिस्टम, इसके पास अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन, 4 अल्फ़ा कार्बन है, हर एक पे 3 3 है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है। अब ये वाला अल्कीन वाला सिस्टम है, इसके पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, या इसको अगर ऐसे देखें sp3 कार्बन, ठीक है, pH है तो इस तरह बना के देख सकते हैं हम लोग, बेंजीन रिंग। ये वाला कार्बन कौन सा है, sp2 है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, sp3। इसका मतलब है कि ये वाला अल्फ़ा कार्बन sp3 नहीं होगा, sp2 है, और ये भी sp2 है, इसका मतलब है अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 0। डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, इसके पास ये तो नहीं काउंट होगा, ये तो sp2 है, ये वाला sp3 है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। इसी तरीके से जहाँ पे प्लस चार्ज है जिस कार्बन के ऊपर, उसके साथ वाली कार्बन क्या होती है, अल्फ़ा कार्बन, ये वाली अल्फ़ा कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 1। ठीक है। अब ये वाला प्लस चार्ज है, ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। अब ये वाला प्लस चार्ज है, इसके साथ चार्ज है, इसके साथ वाला ये sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन इन पे, और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने, 7 हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड सिस्टम आ चुका है आपके पास, ये वाला कार्बन अल्फ़ा, ये वाला कार्बन अल्फ़ा, ये भी कार्बन अल्फ़ा और ये भी कार्बन अल्फ़ा, 2 हाइड्रोजन हैं हर एक के ऊपर, तो कितने हो जाएंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन 8। उसके बाद ये वाला आपका डबल बॉन्ड सिस्टम है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। ये डबल बॉन्ड सिस्टम है आपके पास, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। ये वाला प्लस कार्बन, ठीक है, इसके साथ वाला कार्बन देखेंगे, ये अल्फ़ा कार्बन, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 1 ही हाइड्रोजन है, क्योंकि 1 2 3 और 4 बॉन्ड होंगे, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 1। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1। डबल बॉन्ड सिस्टम, इसके कितने, 1 2 1 2। ठीक है, इसके लिहाज से कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 और 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है। 8 नहीं बोलेंगे इसके, कि इस अल्कीन के रेस्पेक्ट में भी 4 हैं, इस अल्कीन के रेस्पेक्ट में भी 4 हैं, तो 8 है, लेकिन हाइड्रोजन तो ओवरऑल कितने, 4, तो कितने बोलेंगे, 4। ठीक है। अब ये वाला देखें, फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन के ऊपर 2, ये वाले कार्बन के ऊपर 2, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फ़ा हाइड्रोजन 4। ठीक है, इसके भी 2 और इसके भी 2, अल्फ़ा हाइड्रोजन 4। और यहाँ पे अगर यहाँ पे रेडिकल होता तो क्या बोलते, 1 2 3 4, तो अल्फ़ा कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 4। और यहाँ पे देखें, ये वाला फ्री रेडिकल, ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, 3 3 6 और 3 9, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास अगर कुछ इस तरह का सिस्टम आ जाता है, ठीक है, ये वाला, अब ये वाला डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये वाला कार्बन कौन सा होगा, इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन भी है, ये होगा आपके पास sp2, क्योंकि अल्कीन वाला है। हमने शर्त क्या रखी हुई है कि sp3 कार्बन होना चाहिए, मतलब कि सिंगल बॉन्ड रखने वाला। यहाँ पे डबल बॉन्ड रखने वाला कार्बन है, आल्दो हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इस तरह आप लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन को पहचान सकते हैं, यानी कि प्लस चार्ज हो, उसके साथ वाला जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होगा, अल्फ़ा कार्बन, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उनको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन।